हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है अनुदेशनात्मक उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में सबसे पहले हम अनुदेशन के अर्थ को देखेंगे। अनुदेशन को अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है निर्देश देना या आज्ञा देना, लेकिन इसके और भी कई अर्थ होते हैं। इंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग और भी कई अर्थों में किया जाता है, जैसे आदेश देना, सूचना देना, जानकारी देना, शिक्षा देना, उपदेश देना, चेतावनी देना इत्यादि। अनुदेशन में अनुदेशक अर्थात निर्देश देने वाला व्यक्ति किसी निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सूचना देता है, ज्ञान देता है, आज्ञा देता है या फिर आदेश देता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करने में अनुदेशन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान देने, छात्रों में संबंधित कौशलों का विकास करने, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने तथा उनके अधिगम को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और छात्रों को अनुदेशन के द्वारा वो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, जानकारी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुदेशन क्या है। तो कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है वह अनुदेशन है। अर्थात अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पाठ्यक्रम में शामिल विषयों एवं क्रियाकलापों से संबंधित ज्ञान, सूचना, जानकारी छात्रों तक पहुंचाता है तथा छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समस्या से संबंधित उचित तकनीकों को भी बताता है, जिससे छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, उनमें कौशलों का विकास हो सके, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इसमें छात्र का पूर्व ज्ञान एवं अधिगम दोनों सम्मिलित रहता है। अर्थात अधिगम में छात्र अनुदेशन के माध्यम से जो भी सूचना ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनमें उनका पूर्व ज्ञान भी सम्मिलित रहता है। उसी के आधार पर उन्हें अनुदेशन दिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षण कार्य करते समय विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अनुदेशन की जो प्रक्रिया है यह एक पक्षीय प्रक्रिया है। इसमें अनुदेशक ही केवल अनुदेशन देता है। जैसे कक्षा में केवल शिक्षक ही अनुदेशन देते हैं, ऐसा नहीं है कि छात्र भी शिक्षक को अनुदेशन देते हैं। या फिर हम अपने साधारण जीवन में हम कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए मोबाइल ही खरीदते हैं, तो उसको कैसे यूज करें उससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इसमें जो अनुदेशक है वो उसने इंस्ट्रक्शन लिख दिया, जिसको कि मोबाइल खरीदने वाला व्यक्ति केवल पढ़ सकता है, लेकिन वो अनुदेशक से कोई सवाल नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कक्षा में भी जब शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं तो वो छात्रों को अनुदेशन देते हैं और छात्र उनके अनुदेशन को, उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को, सूचना को ग्रहण करते हैं। तो इसमें अनुदेशक ज्ञान या सूचना को सामने वाले व्यक्ति को ग्रहण करवाता है। अनुदेशन की प्रक्रिया में ज्ञान या सूचना का आदान प्रदान नहीं होता है। अनुदेशन देने से पूर्व ही अनुदेशक या शिक्षक यह निश्चित कर लेता है कि अनुदेशन का उद्देश्य क्या होगा,
उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से अनुदेशन देने हैं, इन अनुदेशन के द्वारा छात्रों में कौन कौन से अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होंगे। अनुदेशक यह निर्धारित कर लेता है कि कब, क्या, किस प्रकार से और कितना अनुदेशन देना है। अब हम देखेंगे कि अनुदेशन द्वारा छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अनुदेशन के माध्यम से छात्र जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान को अर्जित करते हैं, तब इस ज्ञान के द्वारा न केवल उनकी बौद्धिक योग्यता और क्षमताओं का और कौशल का विकास होता है, बल्कि उनकी रुचि में भी परिवर्तन होता है। उनमें कई तरह की रुचियों का विकास होता है, उनकी अभिवृत्ति भी परिवर्तित होती है। इस अनुदेशन के द्वारा उनके दृष्टिकोण, उनके मूल्य भी प्रभावित होते हैं तथा उनके व्यवहार में धीरे धीरे परिमार्जन होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। इस परिवर्तन को उनके व्यवहार में, उनके कार्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि आप देखें कि विद्यालय में जब बच्चों का एडमिशन होता है तो वो ना तो ठीक से लिखना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक से अनुदेशन प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा बताए गए ज्ञान विधियों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, कार्य को करते हैं, जिससे उनमें कई तरह की कौशलों का विकास होता है। उनकी रुचि में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, उनके दृष्टिकोण में बदलाव होता है, उनके मूल्य में बदलाव होते हैं। तो इस परिवर्तन को हम जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वो उनके कार्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया: संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक उद्देश्य। इन तीनों शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तथा उसके अनुसार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। ये शैक्षिक उद्देश्य बालक में ज्ञान का, उनके भावों का, उनके इमोशंस का और उनमें गत्यात्मक विकास सुनिश्चित करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बालक के जीवन में अनुदेशन के पश्चात जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको मुख्यतः 3 पक्षों में विभाजित किया गया है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कार्य। संज्ञान का संबंध जानना से होता है, इसका संबंध सिर से होता है। इसमें बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, उसमें चिंतन, स्मृति का विकास होता है, अर्थात यह बालक के दिमाग से जुड़ा होता है। इसमें अर्थात छात्र इसमें दिए गए ज्ञान को ग्रहण करता है, वो अपने मस्तिष्क में उसको स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसी ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग करता है, अर्थात उस ज्ञान को प्रयोग करने का कौशल सीखता है। इस पक्ष के विकास हेतु अनुदेशन के माध्यम से विशेष तथ्यों का ज्ञान दिया जाता है, विशेष तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान दिया जाता है, मान्यताओं एवं परंपराओं का ज्ञान दिया जाता है, मापदंडों का ज्ञान दिया जाता है, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का ज्ञान दिया जाता है, घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है और विधियों और प्रणालियों का ज्ञान देना शामिल है। ब्लूम महोदय ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर बताए हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम ब्लूम के टेक्सोनॉमी की बात करेंगे। दूसरा जो पक्ष होता है वह है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वह छात्र की रुचि, अभिरुचि, समायोजन, उनकी सौंदर्यानुभूति, संबंधित मूल्यों के विकास एवं परिवर्तन से संबंधित होते हैं। इस पक्ष के 6 स्तर होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 5 लिखा हुआ मिलेगा कि इस पक्ष के भावात्मक पक्ष के 5 लेवल्स है और किसी किसी बुक में 6 लेवल्स बताए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको 6 लेवल ही बताऊंगी, जो है ग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य स्थापन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। भावात्मक पक्ष जो होता है यह भावनाओं से जुड़ा है, यह हृदय से जुड़ा हुआ है, छात्रों के संवेग से जुड़ा हुआ है। थर्ड है क्रियात्मक पक्ष। यह ज्ञान का क्रियात्मक पक्ष होता है।
यह स्पर्श या हाथ से जुड़ा है, यह जैसे कि गति करना, शारीरिक क्रिया करना इत्यादि। इसमें कार्य करना, मांसपेशियां दक्षता प्राप्त करने का उद्देश्य सम्मिलित रहता है। इस पक्ष के भी 6 लेवल होते हैं, 6 स्तर होते हैं। अनुकरण, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण एवं आदत का निर्माण। ये जो तीनों पक्ष हैं, ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है और सीखने से संबंधित है। बालक जब भी सीखता है तो उसके तीनों पक्ष प्रभावित होते हैं और उसके आधार पर ही उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। बालक के इन तीनों पक्षों के विकास से संबंधित शिक्षक द्वारा जो अनुदेशन कार्य किए जाते हैं, उसमें बालक के व्यवहार के तीनों पक्षों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। व्यवहार के इन तीनों पक्षों में परस्पर समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन तीनों पक्षों के समन्वित रूप में भी किया जाता है या फिर अलग अलग भी किया जाता है। जैसे जब रिटन एग्ज़ाम लिखते हैं तो वो संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। जब बालक से ओरल जो कार्य करवाए जाते हैं तो उनके भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। और जब बालकों को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि कोई मॉडल बनाना हो, चार्ट बनाना हो या फिर दत्त कार्य दिए गए, तो इसमें उनका क्रियात्मक पक्ष सम्मिलित रहता है। चूँकि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उन्हें शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। तो शैक्षिक लक्ष्यों पर प्रोफेसर H.S. श्रीवास्तव एवं J.P. सूरी ने भी इनकी टेक्सोनॉमी पर, अर्थात शिक्षण लक्ष्यों की टेक्सोनॉमी पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में कार्य किया। इन्होंने स्कूल विषयों के शिक्षण लक्ष्यों में 3 लक्ष्यों में ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान और अनुप्रयोग को ही अपनाया, क्योंकि अनुप्रयोग में ही विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तीनों को समाहित मान लिया गया। इसके अतिरिक्त भावात्मक पक्ष को रुचि और अभिवृत्ति तथा क्रियात्मक पक्ष को कौशल में ही सीमित रखा गया। इस प्रकार से वर्तमान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुदेशन के द्वारा छात्रों के ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति के विकास पर बल दिया जाता है तथा छात्रों में होने वाले व्यावहारिक परिवर्तनों का मूल्यांकन एवं व्याख्या भी इसी संदर्भ में किया जाता है, जिनका की विवरण हम इस प्रकार दे सकते हैं। सबसे पहले है ज्ञान। अनुदेशन के प्रथम स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में या ज्ञान देने के क्षेत्र में छात्रों की स्मृति संबंधी कार्यों पर बल दिया जाता है, जिसमें कि पारिभाषिक शब्दों, विशिष्ट तथ्यों, घटनाओं, प्रतीकों, विचारों, समस्याओं, प्रवृत्तियों, व्यक्तियों आदि का ज्ञान कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में छात्रों को जो भी विषय पढ़ाते हैं, जो भी पाठ पढ़ाते हैं, उससे संबंधित शब्दों को, उसकी विशिष्ट बातों को, घटनाओं को, उससे संबंधित समस्याओं को या फिर व्यक्तियों का ज्ञान कराया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि छात्र उसे याद रखें। इससे जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वो छात्रों में शब्दों, तथ्यों, घटनाओं, प्रतीकों, व्यक्तियों, समस्याओं, विचारों इत्यादि को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद विद्यार्थी को किसी विशेष प्रत्यय अर्थात संबंधित शब्दों, घटनाओं, प्रतीकों, प्रवृत्तियों, व्यक्तियों या तिथि क्रम से संबंधित प्रत्यय का बोध होता है, अर्थात वो उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, जिससे कि वो चित्र के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से या चार्ट बनाकर उसको, इन सूचनाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम हो पाते हैं। उसके बाद छात्र विविध रूपों में प्रस्तुत सूचनाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब वो जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसके संदर्भ में सबसे पहले वो ज्ञान अर्जित करता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और फिर अपने कॉन्सेप्ट को, अपने भावों को वो विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, चित्र बनाकर, चार्ट बनाकर, ग्राफ बनाकर, मॉडल बनाकर। फिर जो दूसरा है वो है अवबोध।
दूसरे स्तर पर शिक्षण अनुदेशन के माध्यम से पारिभाषिक शब्दों, सिद्धांतों, घटनाओं, प्रवृत्तियों या व्यक्तियों के संबंध में छात्रों में समझ विकसित होती है, जिससे छात्रों में निम्नलिखित व्यवहार परिवर्तन होते हैं। जो पहला स्टेप था ज्ञान, उसमें छात्र जो भी सूचनाएं हैं, जो भी ज्ञान है, उसके बारे में जानते हैं, और जो अवबोध स्तर है, इसमें छात्रों को उसके संबंध में उनमें समझ विकसित होती है, उसे वो समझते हैं, जिससे उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह है कि छात्र इन तथ्यों या घटनाओं या पारिभाषिक शब्दों या व्यक्तियों इत्यादि का वर्गीकरण करने में सक्षम होते हैं। अर्थात जो भी उन्हें मटेरियल दिया जाता है, जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है, उसका वो वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर छात्र इन समस्याओं, घटनाओं और प्रवृत्तियों और संबंधों इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। अर्थात जो भी मान लीजिए घटना है, उसके कई भाग हैं, तो छात्र उनके विभिन्न भागों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। फिर छात्र उदाहरण के साथ घटनाओं, प्रवृत्तियों या तथ्यों इत्यादि को स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब वो जो भी उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, समझा, उसको वो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र कार्य कारण संबंधों एवं साधन साध्य के पारस्परिक संबंधों को पहचान सकते हैं कि मतलब ये किस कारण है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। छात्र विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों, प्रवृत्ति इत्यादि को विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित कर पाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि बच्चे जो शुरुआत में मान लीजिए इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर वो एक एक वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर वो सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो यदि उन्हें अव्यवस्थित सेंटेंस दे दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उसको एक व्यवस्थित सेंटेंस को वो व्यवस्थित कर पाते हैं, उसको जो भी इंग्लिश के वर्ड्स है उसको व्यवस्थित क्रम में सजा देते हैं। फिर नेक्स्ट है छात्र कथनों में त्रुटियों का पता लगाकर उनका परिमार्जन कर सकते हैं। अर्थात अगर उन्होंने कोई कार्य किया या फिर कोई सेंटेंस ही बनाया तो उसमें कहाँ गलती है उसको देखकर वो उसमें सुधार कर लेते हैं। विषय का संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। यदि छात्रों को कोई कहानी बताया जाए तो उसको वो संक्षेप में सुना सकते हैं। विषय वस्तु की व्याख्या चित्र, मानचित्र एवं उदाहरणों के द्वारा कर सकते हैं। अर्थात जो भी उन्होंने सीखा, ज्ञान अर्जित किया, उसकी व्याख्या कर वो चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर उदाहरणों के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से कहानियाँ बताने को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है अनुप्रयोग। इस स्तर पर शिक्षक या अनुदेशक छात्रों में आलोचनापूर्ण एवं तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता विकसित करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में निम्नलिखित अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होते हैं। छात्र समस्या को पहचान सकते हैं। छात्र समस्या को पहचान कर उनका विश्लेषण कर सकते हैं। छात्र समस्या के विभिन्न पक्षों की व्याख्या कर सकते हैं। छात्र घटनाओं, प्रवृत्तियों या व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों एवं सिद्धांतों का चयन करने में सक्षम होते हैं। छात्र विभिन्न घटनाओं में पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अपने विचारों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्याओं से संबंधित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उनका सामान्यीकरण कर सकते हैं। छात्र अपने निष्कर्षों की पुष्टि भी कर सकते हैं। नई संभावनाओं की ओर संकेत भी कर सकते हैं। अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। साधारण भाषा में छात्र ने जिन भी ज्ञान को समझा, उनको ग्रहण किया, उसको वो अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग वो अपने वास्तविक जीवन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कौशल। इस स्तर पर शिक्षक ज्ञान एवं अनुदेशन के द्वारा छात्रों में विषय वस्तु, घटनाओं, प्रवृत्तियों, समस्याओं, व्यक्तियों के संबंध में अध्ययन करने एवं समझने से संबंधित व्यवहारिक कौशल का विकास करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में निम्नलिखित अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। छात्र विषय वस्तु या घटनाओं से संबंधित चित्र बना सकते हैं, मानचित्र बना सकते हैं, चार्ट एवं डायग्राम बना सकते हैं, या फिर छात्र विषय वस्तु या तत्वों से संबंधित मॉडल या उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। मतलब छात्र जो भी
सूचना ग्रहण करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसका वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करना सीखते हैं। उसके बाद उनमें कौशलों का विकास होता है, व्यावहारिक परिवर्तन होता है। जैसे छात्र मैथ में ही मान लीजिए कि अगर वो सीखते हैं, पहले वो मैथ क्या है, मैथ को अच्छे से समझते हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग इत्यादि सीखते हैं। फिर उन्हें मैथ में कई तरह के जो शेप्स होते हैं, आकार होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, उसे वो समझते हैं, उसका चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो कोई भी वस्तु से उस तरह का शेप बनाने का भी प्रयास करते हैं, मॉडल बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से और भी कई सब्जेक्ट में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है विद्यालय में, उससे संबंधित जब वो समझ जाते हैं तथ्यों को, विषयों को, तब फिर वो चित्र बनाना सीखने लगते हैं, उसमें वो पारंगत धीरे धीरे होने लगते हैं। नेक्स्ट है रुचि। इस स्तर पर छात्र में संबंधित विषय के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, जिससे छात्रों में निम्नलिखित व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। छात्र विषय से संबंधित सामग्रियों का संग्रहण करने में रुचि लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिस भी छात्र को इतिहास पढ़ने में रुचि होती है तो वे मुद्राओं का या फिर अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों का संग्रह करते हैं। उसी तरह से जिन छात्रों की रुचि विज्ञान में होती है वो विज्ञान विषयों से संबंधित सामग्रियों का संग्रह करते हैं और वस्तुओं का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। छात्र विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर सहायक सामग्री तैयार करते हैं। छात्र घटनाओं से संबंधित अन्य अभिनय एवं नाटकों में भाग ले सकते हैं। मतलब जो भी वो पढ़ते हैं तथ्यों को या विषयों को, उससे संबंधित नाटकों में भी वो भाग लेते हैं। मान लीजिए पर्यावरण के विषय में ही यदि वो पर्यावरण को समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को समझ जाते हैं, तो उससे संबंधित नाटक में वो बड़े ही खुशी से और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। छात्र घटनाओं से संबंधित स्थलों, संग्रहालय को जाकर देखना पसंद करते हैं। यदि इतिहास में रुचि है तो वो ऐतिहासिक म्यूजियम में जाते हैं, हिस्टोरिकल म्यूजियम जो है वहाँ जाते हैं। यदि किन्हीं की सिविक्स में रुचि है, पॉलिटिकल साइंस में रुचि है, तो वो विधानसभा, विधान मंडल इत्यादि को जाके देखना पसंद करते हैं। यदि विज्ञान में रुचि है तो वो विज्ञान की जो म्यूजियम जो विज्ञान के होते हैं या साइंस सिटी होते हैं, इस तरह के जगह पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। वो घर पर भी कई तरह तरह के विज्ञान के सामान को इकट्ठा करके और जो भी वो पढ़ते हैं उसके अनुसार वो कार्य करने का प्रयास करते हैं, खेलते हैं। तो इस तरह से छात्रों की रुचि में भी परिवर्तन होता है और उनमें कई तरह की रुचियां विकसित होती हैं। जब छात्रों को विभिन्न विषयों में रुचि हो जाती है तो वो विषयों के दस्तावेजों, चित्रों और चार्टों का अध्ययन करते हैं, अर्थात उससे संबंधित सामग्री उन्हें जहाँ भी मिलती है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। विषय से संबंधित क्रियाकलापों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं। तथ्यों, घटनाओं या व्यक्तियों से संबंधित विषयों पर लेख लिखते हैं। जैसे कि अभी के मौसम में देखिए छोटे बच्चों को आम पसंद है तो उन्हें आम पर ही लेख लिखने को दिया जाता है। मतलब जिसमें उनकी रुचि, जो उन्हें पसंद है, उससे संबंधित विषयों पर वो लेख लिखते हैं। या फिर बच्चों के जो फेवरेट होते हैं, उनका दोस्त है या उनकी मम्मी है, उनके संबंध में लिखने को दिया जाता है। और अंत में है अभिवृत्ति। इस स्तर पर छात्रों में स्वस्थ सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में निम्नलिखित अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होते हैं। यह ज्ञान ग्रहण करने की बाद की स्थिति है। इसमें छात्र अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अर्जित ज्ञान का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। छात्र समग्र रूप से जो भी विषय पढ़ते हैं उससे छात्रों में कई प्रकार के एटीट्यूड विकसित होते हैं। इसमें है कि छात्रों में देशभक्ति की भावना विकसित होती है। छात्र अन्य लोगों के विचारों, विश्वास और जीवन यापन के ढंग से प्रभावित होते हैं और उसके प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करते हैं। वो अन्य धर्मों के विषय में जानना चाहते हैं। वे उच्च आदर्शों को अपनाकर उनके अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक एवं नागरिक क्रियाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेना पसंद करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करते हैं, विभिन्न सभ्यताओं के योगदान तथा राष्ट्र एवं उनके निवासियों के पारस्परिक निर्भरता के महत्व को भी समझते हैं। बिना किसी भेदभाव के मानव की समानता में आस्था रखते हैं। तो इस प्रकार से
जो अनुदेशन है उससे छात्रों में विविध तरह के व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें कि सीमाओं में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि विद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। विभिन्न विषयों से छात्र में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का, समझ का विकास होता है। उनमें विभिन्न प्रकार की रुचि जागृत होती है। उनमें कई तरह के कौशलों का विकास होता है, कई तरह के एटीट्यूड का विकास होता है और ये एक क्रम में होता है। जैसे कि छात्र ने सबसे पहले ज्ञान अर्जित किया, फिर उसे बोध हुआ, उसने प्रयोग करना सीखा, तो इससे क्या उसमें कौशलों का विकास हुआ, फिर उसमें कई तरह की रुचि जागृत हुई, इससे उसमें कई तरह के एटीट्यूड विकसित हुए, उसकी अभिवृत्तियों में चेंज आया। तो ये एक क्रम के अनुसार जो है छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन होता है। किसके माध्यम से? अनुदेशन के माध्यम से। शिक्षक जो भी अनुदेशन के द्वारा उन्हें ज्ञान देते हैं, सूचना देते हैं, उसके आधार पर छात्रों में कई तरह के व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।